दोस्तों, एस्टेट 2026 शिक्षा मनोविज्ञान। दोस्तों, इस वीडियो में हम 76 क्वेश्चंस करेंगे जो शिक्षा मनोविज्ञान यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को सबसे उपयुक्त रूप में प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं। तो कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन 3 है, ए और सी, यानी शिक्षा मनोविज्ञान धनात्मक विज्ञान और व्यवहारगत विज्ञान इसकी सही परिभाषा है। प्रश्न नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का निहितार्थ एक अध्यापक के लिए सहायक नहीं है? तो अध्यापक के लिए कौन सा इन 4 ऑप्शन में से सहायक नहीं है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन 4 होगा, अधिगम की अभिक्षमता बढ़ाने में। यहाँ पर 4 है। प्रश्न नंबर 3 है, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र बिंदु होता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख केंद्र बिंदु क्या होता है? इसमें हमारा राइट ऑप्शन सेकंड होगा, अधिगमकर्ता एक व्यक्ति के रूप में इसमें शामिल होता है। प्रश्न नंबर 4 है, कक्षा कक्ष परिस्थितियों में श्रव्य दृश्य सहायक सामग्रियां प्रयोग में लेते समय शिक्षण का निम्न में से कौन सा सूत्र सम्मिलित होता है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन 1 होगा, ये मूर्त से अमूर्त की तरफ ले जाता है। प्रश्न नंबर 5 है, निम्न में से कौन से शिक्षण मॉडल का उद्देश्य तथ्यों एवं संप्रत्यों का अवबोध कराना है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन 1 होगा, अग्रिम संगठक के रूप में। प्रश्न नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा कारक प्रभावी कक्षा कक्ष संप्रेषण से संबंधित नहीं है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन 3 होगा, आलंकारिक भाषा। ये जरूरी नहीं है, बाकी 3 ऑप्शन संप्रेषण के लिए आवश्यक है। प्रश्न नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा कथन अधिगम की प्रकृति को सही रूप प्रकार से निर्देशित करता है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन 4 होगा, अधिगम प्रक्रिया एवं उत्पाद दोनों है। प्रश्न नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा कारक अधिगमकर्ता की आकांक्षा स्तर से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होता है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन 3 होगा, आंतरिक अभिप्रेरणा जो है वो प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होती है। प्रश्न नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत अधिगम स्थानांतरण में सहायक नहीं होता? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन 2 होगा, तथ्यों की विशुद्धता अधिगम स्थानांतरण में सहायक नहीं है। प्रश्न नंबर 10 है, निम्न में से कौन सी तकनीक व्यक्ति के संवेगों को नियंत्रित करने में सहायक नहीं है? तो संवेगों को नियंत्रित करने में कौन सा इनमें से सहायक नहीं है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन 4 होगा, पृथक्करण। बाकी तीनों जो है ये नियंत्रित करने में सहायक है। प्रश्न नंबर 11 है, किशोर के शारीरिक विकास का मूल्यांकन किया जाता है। तो किससे मूल्यांकन किया जाता है? इसमें हमारा राइट ऑप्शन 3 होगा, उसके द्वारा किए गए शारीरिक कार्यों के द्वारा। प्रश्न नंबर 12 है, किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की विशेषता है। तो कौन सी विशेषता होती है किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन फर्स्ट होगा, तर्क के साथ समस्याओं के समाधान की योग्यता में वृद्धि होती है। प्रश्न नंबर 13 है, किशोरावस्था के दौरान विकासात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होने वाली एक मुख्य समस्या क्या है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन 4 होगा, समायोजन की कमी। ये किशोरावस्था की सबसे बड़ी समस्या मानी जाती है। प्रश्न नंबर 14 है, प्रक्रिया सामग्री यानी इनमें से सॉफ्टवेयर उपागम का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन 3 होगा, अनुदेशन। प्रश्न नंबर 15 है, निम्न में से प्रणाली उपागम के पदों का सही क्रम कौन सा है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो सेकंड होगा, एडीसीबी, यानी कि ए फिर डी फिर सी और सबसे लास्ट में बी। प्रश्न नंबर 16 है, अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान महत्वपूर्ण है क्योंकि? तो क्यों जरूरी है अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन फर्स्ट होगा, उसको शिक्षा मनोविज्ञान में निहित सिद्धांतों को अपने शिक्षण कार्य में प्रयोग करना होता है। प्रश्न नंबर 17, एक प्रभावी शिक्षक अपने अधिगमकर्ताओं को सामूहिक क्रियाओं में सम्मिलित करते हैं क्योंकि इससे सीखना सुगम बनाने के अतिरिक्त यह विकास करता है। तो किसका विकास करता है? इसमें हमारा राइट ऑप्शन 2 होगा, ये सामाजिकरण में सहायक है। प्रश्न नंबर 18, शिक्षा मनोविज्ञान में सीखना लक्ष्य तक पहुंचने के उपायों को निश्चित करता है। यह अधिगम की जिस श्रेणी में आता है कौन सा है? तो यह अधिगम की कौन सी श्रेणी? इसमें हमारा राइट ऑप्शन फर्स्ट होगा, यह अधिगम की प्रक्रिया से संबंधित है। प्रश्न नंबर 19 है, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताओं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, ये कथन है। तो ये कथन किसका है? इसमें हमारा राइट ऑप्शन फर्स्ट होगा, ये हार्लॉक का कथन है। प्रश्न नंबर 20 है, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है। तो उसको कौन सी प्रक्रिया कहते हैं? इसमें हमारा राइट ऑप्शन फर्स्ट होगा, ये सामाजिकरण की विशेषता है। प्रश्न नंबर 21 है, किशोरावस्था का एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, ये कथन किसका है किशोरावस्था के बारे में? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन 3 होगा, ये स्टैनले हॉल ने कहा है और स्टैनले हॉल ने ही किशोरावस्था को
तूफान की अवस्था भी कहा है। प्रश्न नंबर 22 है किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए। तो कौन सा निम्न में से उनके अध्ययन का विषय हो सकता है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन 4 होगा, शरीर तथा मन संबंधी जो विचार हैं उनका किशोरों के लिए अध्ययन जरूर होता है। प्रश्न नंबर 23 है मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व की पूर्ण तथा समरूप क्रिया है, ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन फर्स्ट होगा, ये हेडफील्ड के द्वारा दी गई परिभाषा है। प्रश्न नंबर 24 है प्याजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है तो वो क्या कहलाती है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो सेकंड होगा, इसको प्रत्यक्षण कहते हैं। प्रश्न नंबर 25 एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता, इस विद्यार्थी को जिस सहायता की आवश्यकता है वह कौन सी है? तो ऐसे विद्यार्थी के लिए भावात्मक क्षेत्र की सहायता मिलनी चाहिए। प्रश्न नंबर 26 है उत्तेजक तथा अनुक्रिया के मध्य की सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, तो कौन से तत्व उत्तेजक और अनुक्रिया के मध्य की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन 4 होगा, इसमें सभी तीनों जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 27 है हम अधिगम का अनुभव नहीं कर सकते, हम केवल ये देख सकते हैं कि वह निरंतर सफलतापूर्वक आगे बढ़ता है, इसका तात्पर्य है, तो इसका अर्थ क्या है? इसमें हमारा राइट ऑप्शन 4 होगा, अधिगम का प्रत्यक्ष निरीक्षण नहीं हो सकता। प्रश्न नंबर 28 है अधिगम जिसके बिना संभव नहीं है वह है, तो निम्न में से कौन सी ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा अधिगम संभव नहीं है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन फर्स्ट होगा, प्रेरणा, मोटिवेशन सबसे महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 29 है ज्ञान रचनात्मकता सिद्धांत आधारित शिक्षण का आधार है, तो इसका आधार क्या है? इसमें हमारा राइट ऑप्शन फर्स्ट होगा, करके सीखना। प्रश्न नंबर 30 है किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है, ये परिभाषा किशोरावस्था की किसके द्वारा दी गई है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन सेकंड होगा, ये जीन पियाजे ने कहा है। प्रश्न नंबर 31 निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, कौन सा सही है वो हमें बताना है। इसमें हमारा राइट ऑप्शन 3 होगा, समायोजन वह प्रक्रिया जिससे एक व्यक्ति मनोवैज्ञानिक तथा शारीरिक संतुलन बनाए रखने का प्रयत्न करता है। प्रश्न नंबर 32 है शिक्षक का असहानुभूतिपूर्ण तथा कठोर दृष्टिकोण प्रभावित करता है, तो ये किसको प्रभावित करता है? इसमें हमारा राइट ऑप्शन सेकंड होगा, ये समायोजन को प्रभावित करता है। प्रश्न नंबर 33 है एक शिक्षार्थी के मानसिक स्वास्थ्य के विकास में निम्न में से कौन सहयोग करता है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो 3 है, अपने बच्चों के प्रति माता पिता का उचित व्यवहार, ये सबसे ज्यादा मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। प्रश्न नंबर 34 है एक शिक्षक के कुसमायोजित होने का कारण है, तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा 34 का वो 4 है, राजनीति में अस्वाभाविक लिप्तता, यानी कि राजनीति में शिक्षक का शामिल होना ये कुसमायोजित होने का कारण हो सकता है। प्रश्न नंबर 35 है संप्रेषण विचार विनिमय के मूड में विचारों और भावनाओं को परस्पर जानने तथा समझने की प्रक्रिया है, ये परिभाषा किस विद्वान ने दी है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो सेकंड है, एडगर डेले। प्रश्न नंबर 36 है निम्न में से संप्रेषण का मुख्य कार्य नहीं है, तो कौन सा संप्रेषण का कार्य नहीं है वो हमें बताना है। इसमें ऑप्शन 4 परस्पर आमना सामना करना, ये संप्रेषण का मुख्य कार्य नहीं है, बाकी तीनों जो है वो महत्वपूर्ण कार्य है। प्रश्न नंबर 37 है निम्न में से संप्रेषण प्रक्रिया का मुख्य भाग नहीं है, तो कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का भाग इनमें से नहीं है? इसमें हमारा राइट ऑप्शन 3 होगा, संदेश जांचना। प्रश्न नंबर 38 है सही जोड़े का चयन कीजिए, तो इसमें हमें जो सही ऑप्शन है वो चूज करना है। इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो फर्स्ट है, शाब्दिक संप्रेषण मौखिक एवं लिखित संप्रेषण दोनों प्रकार से हो सकता है। 39वां प्रश्न है विभिन्न दृश्य श्रव्य सामग्रियों के संबंध को प्रदर्शित करने के लिए अनुभवों का शंकु देने वाले विद्वान कौन है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन जो है वो फर्स्ट होगा, एडगर डेले। प्रश्न नंबर 40 है भावात्मक बुद्धि का परिभाषिक शब्द देने वाले विद्वान कौन से हैं? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन फर्स्ट होगा, डेनियल गोलमैन। प्रश्न नंबर 41 है भावात्मक बुद्धि का प्रमुख प्रसंग क्या है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन 4 होगा, इसमें उपरोक्त सभी यानी स्वयं की भावनाओं को जानना, अपने भाव को व्यवस्थित करना और दूसरों की भावनाओं को पहचानना, ये भावात्मक बुद्धि के प्रमुख लक्षण है। प्रश्न नंबर 42 है निर्देशन अधिगमकर्ता के मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में सहायक है, तो क्यों सहायक है? इसमें हमारा राइट ऑप्शन 3 होगा, यह अधिगमकर्ता के आगामी व्यवहार तथा दृष्टिकोण को अच्छी सहायता प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 43 है उपग्रह आधारित सूचना तकनीकी के द्वारा अंतःक्रिया स्थापित करने में दो तरफा की जाने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह आईसीटी से संबंधित प्रश्न है, तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन सेकंड होगा, इसको टेली कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। प्रश्न नंबर 44 वह तकनीक जो वीडियो एवं सीडी रोम की 3 आयामी प्रस्तुतिकरण को आपस में जोड़ती है, तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन फर्स्ट होगा,
ये डिजिटल वीडियो अंतःक्रिया कहलाता है। प्रश्न नंबर 45 है, उद्देश्यों से उनकी प्राप्ति की ओर बढ़ने के लिए वैज्ञानिक विधि का उपयोग है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन 3 होगा। प्रणाली उपागम जो विधि है वो इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयोग की जाती है। प्रश्न नंबर 46 है, अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान महत्वपूर्ण है। तो क्यों महत्वपूर्ण है? इसमें हमारा राइट ऑप्शन फर्स्ट होगा। उसको शिक्षा मनोविज्ञान में निहित सिद्धांतों को अपने शिक्षण कार्य में प्रयोग करना होता है। प्रश्न नंबर 47 है, एक प्रभावी शिक्षक अपने अधिगमकर्ताओं को सामूहिक क्रियाओं में सम्मिलित करते हैं क्योंकि इसे सीखना सुगम बनाने के अतिरिक्त यह किसका विकास करता है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो 2 है, सामाजिकरण। प्रश्न नंबर 48 है, शिक्षा मनोविज्ञान में सीखना लक्ष्य तक पहुंचने के उपायों को निश्चित करता है। यह अधिगम की कौन सी श्रेणी में आता है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा 48 का वो फर्स्ट है, ये अधिगम प्रक्रिया का हिस्सा है। प्रश्न नंबर 49 है, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। यह कथन किसका है? ये दोबारा प्रश्न आया है, हार्लॉक। प्रश्न नंबर 50, जिस प्रक्रिया से मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है तो वो क्या कहलाता है? इसमें हमारा राइट ऑप्शन फर्स्ट होगा, समाजीकरण। प्रश्न नंबर 51 है, किशोरावस्था एक नया जन्म, उसमें उच्चतर और श्रेष्ठ मानव विशेषताओं का जन्म होता है। तो ये किसने कहा है? इसमें हमारा राइट ऑप्शन 3 होगा, स्टैनले हॉल। प्रश्न नंबर 52 है, किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन 4 है। इसमें कुछ प्रश्न जो है वो रिपीट हुए हैं। प्रश्न नंबर 53 है, मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व की पूर्ण तथा समरूप क्रिया है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो हेडफील्ड है। निम्न में से कौन सा कक्षा कक्ष के शाब्दिक संप्रेषण में बाधा डालता है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो 3 है, उच्चारण की अनभिज्ञता। प्रश्न नंबर 55 है, वैज्ञानिक पूछताछ मॉडल के प्रतिपादक कौन है? इसमें हमारा राइट ऑप्शन फर्स्ट होगा, जोसेफ जे स्वाब। प्रश्न नंबर 56 है, निम्न में से कौन सा व्यवहारवादी मनोविज्ञानी नहीं है? तो व्यवहारवादी इनमें से कौन नहीं है? वो है हमारा राइट ऑप्शन फर्स्ट, जेरोम एस ब्रूनर। प्रश्न नंबर 57, निम्न में से कौन सी मुख्य क्रिया अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत का गुण है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन सेकंड होगा, चिंतन एवं अधिगम। प्रश्न नंबर 58 है, किशोर अधिगमकर्ता के संज्ञान से कौन सा कार्य संबंधित नहीं है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो 4 है, वर्गीकरण करना। प्रश्न नंबर 59 है, निम्न में से कौन सा कथन निर्मितवाद के संदर्भ में सही है? इसमें हमारा राइट ऑप्शन सेकंड होगा, अधिगमकर्ता के अंदर ज्ञान का निर्माण होता है, ये सही है। प्रश्न नंबर 60 है, निम्न में से कौन सा तरीका छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य से के लिए उपयुक्त नहीं है? इसमें हमारा राइट ऑप्शन 3 होगा, प्रतियोगिता पर बल देना। प्रश्न नंबर 61 है, एक राष्ट्र के विद्यालय उसके जीवन के अंग हैं जिनका विशेष कार्य उनकी आध्यात्मिक शक्ति दृढ़ बनाना, उनकी ऐतिहासिक निरंतरता को बनाए रखना, उसकी भूतकाल की सफलताओं को सुरक्षित रखना और भविष्य की गारंटी करना। ये कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन फर्स्ट होगा, टीपी नन। प्रश्न नंबर 62 है, वाटसन द्वारा लिखित एवं 1925 में प्रकाशित लोकप्रिय पुस्तक कौन सी है? इसमें हमारा राइट ऑप्शन 3 होगा, व्यवहारवाद। प्रश्न नंबर 63 है, अधिगम आदतों ज्ञान एवं अभिव्यक्तियों को अर्जित करना है। उक्तानुसार अधिगम किसने परिभाषित किया? तो ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? इसमें हमारा राइट ऑप्शन सेकंड होगा, करो एंड करो। प्रश्न नंबर 64 है, निम्न में से कौन सी अवस्था संप्रत्यों के संपूर्ण विकास की अवस्था है पियाजे के अनुसार? तो पियाजे के अनुसार ये कौन सी अवस्था है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन फर्स्ट होगा, इसको अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। प्रश्न नंबर 65 है, किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह कौन सी है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन 4 होगा, अभिवृत्ति का किशोरों पर प्रभाव नहीं पड़ता। प्रश्न नंबर 66 है, किशोरों में संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय कौन सा हो सकता है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन 3 होगा, शोधन। प्रश्न नंबर 67 है, किशोरावस्था में चरित्र निर्माण प्रक्रिया से जो अवस्था संबंधित है वह कौन सी है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन सेकंड होगा, आधारहीन आत्म चेतना अवस्था। प्रश्न नंबर 68 है, किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता निम्न में से है। तो किशोर अवस्था की विशेषता इनमें से कौन सी है? इसमें हमारा राइट ऑप्शन 4 होगा, सामाजिक प्रवृत्ति। प्रश्न नंबर 69 है, कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत प्रक्रिया में मुख्य कारक कौन सा होता है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन सेकंड होगा, पुनर्बलन। प्रश्न नंबर 70 है, प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते हैं। ये किस मनोवैज्ञानिक ने परिभाषा दी है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन 3 होगा, गेट्स। प्रश्न नंबर 71 है, एक अच्छे अधिगमकर्ता की प्रमुख विशेषता कौन सी होती है इनमें से? इसमें हमारा राइट ऑप्शन फर्स्ट होगा, इच्छा शक्ति। प्रश्न नंबर 72 है, ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन सेकंड होगा, C.W. बियर्स के द्वारा ये किताब लिखी गई है। प्रश्न नंबर 73 है,
तनाव को कम करने की अप्रत्यक्ष विधि का उपाय निम्न में से कौन सा है? तो अप्रत्यक्ष विधि जो तनाव कम करती है, इसमें हमारा राइट ऑप्शन फर्स्ट होगा आत्मीकरण। प्रश्न नंबर 74 है, निम्न में से भग्नाशा का कौन सा कारण नहीं है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन 4 होगा सफलता। प्रश्न नंबर 75 है, दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें। किशोर के समायोजन की प्रक्रिया में शिक्षक का योगदान निम्न में से कौन सा होता है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन 3 होगा आकांक्षा का उचित स्तर तय करना। प्रश्न नंबर 76 और आज का अंतिम प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत शिक्षण साधनों के चयन में मार्गदर्शक नहीं है? तो कौन सा सिद्धांत शिक्षण साधनों के चयन में महत्वपूर्ण नहीं होता? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन 3 होगा भौतिक नियंत्रण का